जय माता जी। मैं आपसे पूर्व में भी कई बार ये निवेदन कर चुका हूं कि हमारी मातृशक्ति के उदात्त चरित्र की गौरवमय गाथाओं का प्रचार और प्रसार करने में हम कहीं न कहीं संकोचित रहे, उदासीन रहे और पीछे रहे। मैं आपसे आज एक ऐसी कहानी साझा कर रहा हूं, उस कहानी से हमें ये पता चलेगा कि राजपूत का क्या धर्म होता था। जो असली राजपूत थे, जो कुलीन राजपूत थे, उनका धर्म क्या था और चारण महिलाओं के चरित्र पर छींटे उछालने वाले के साथ वो क्या हसर करते थे और चारण मनस्विनी महिलाएं अपने चरित्र की रक्षार्थ कौन सा कदम उठाती थी, किस सीमा तक जा सकती थी, उसका एक अद्वितीय उदाहरण मैं आपके सामने रख रहा हूं। कहानी का शीर्षक है मूलू खाचर को मेरा अंतिम जुहार कहना और कहानी है नगरा गांव की गडेची माऊ की। बड़ी हृदय स्पर्शी कहानी है। ऐतिहासिक कथानुसार जैसलमेर का सिरवा गांव सासणा का छोगा यानी तुर्रा कहलाता है। सिरवो छोगो सासणा गरेवे वाड़ो गांव जोड़े जैसलमेर रे नवखंड चावो नाम। सिरवा रत्नु जाति का माथासरा है, यानी भारत में कहीं भी रत्नु बैठे हैं वो सभी के सभी सिरवा से गए हैं। सिरवा जैसलमेर के महारावल शालीवाहन जी ने रत्नु बांजराज जी को 21 गांवों के साथ इनायत किया था। उस समय ये चारणों की सबसे बड़ी जागीर थी। उसका दंताल पत्र उपलब्ध है, जिसकी प्रारंभिक पंक्तियां इस प्रकार है। सांसण से एक बीस हस्त दो यशो हिमर सुर भी सैंस सवाय सैंस एक भैंसा सद्धर। बांजराव जी की संतति में आगे चलकर रत्नुओं के कुछ घर पार कर चले गए थे। वे वहां से मुंजा जी आदि सोढ़ों के साथ मूड़ी गुजरात चले गए। इन्हीं रत्नु परिवार में केशवदास जी हुए। इन्होंने अपनी बहन की शादी धांगध्रा के नगरा गांव में रोहड़ियों में की थी। बहन रूप लावण्यवती और शील की त्रिवेणी संगम थी। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि जिन लोगों ने अपने उदात्त चरित्र के बूते हमारे स्वाभिमान को अक्षुण्ण रखा, हम उनके उस अद्भुत त्याग को विस्मृत कर बैठे। सौराष्ट्र धरा जो हर वो हरि की धरती कहलाती है, इसमें रहने वाले सभी चारण गायों में भैंसे रखते हैं। भैंसे भी ऐसी भमरालियां कि देखने वालों की आंखें पितला जाए, यानी उन्हीं पर ठहर जाए। खुंडी ऐसी कि मानो सिंह कारीगर ने कलाकारी से मोड़ रखे हो, पसम घेरी हुई। दूध तो इतना कि दूहने वाले के दूहते दूहते के हाथ में बलीटे पड़ जाए। भैंसड़ियां भमरालियां सिंगा बड़ी सुघट सावाणा अबे रिड़कती भादर बे गह गट। भैंसड़ियां भमरालियां सिंगा बड़ी सुघट सावाणा अबे रिड़कती भादर बे गह गट। दाता सेव्या एक दे रेमत धर गगरोक पर तू महकी सेवी थकी थिर दे चारों थोक। भाद्रव संध्या उठ भोरज धरती धड़कनती भोजी लगे सुहामणी उणपुल रड़कनती। ऐसी ही सुंदर सुघड़ भाद्रवी की श्यामवर्णी घटा के सदर्श भैंसे केशवदास जी के बहन के पास भी थी। एक दिन अन्य भैंसों के साथ इनकी भैंसे भी मसरती हुई रोही में चर रही थी कि टीकर के जाडेजों ने उन चरती हुई भैंसों को तोड़ लिया। भैंसों के खुरों से उड़ती खे, साथ ही हो हल्ला सुन तो आई को वहम हुआ कि कहीं लुटेरे भैंसे तो नहीं ले जा रहे हैं। उनके मन में डबका पड़ा। वे अजेज उधरी दौड़ी तो देखा कि भैंसों का लाठ घोड़ों के आगे देकर दो चार मोटियार माल आदमी तोड़ रहे हैं। उन्होंने अपनी भैंसों को ऊंची साद में पुकारा तो हेड़ में से चार भैंसे घड़ी घड़ी आवाज को कान सार देने लगे। भैंसे तोड़ने वालों को लगा कि पीछे कोई आ रहा है। ऐसे में उन्होंने भैंसों को लाठियों से पीटते हुए उनको जल्दी जल्दी तोड़ना ही उचित समझा। आई की भैंसे पसंद घेरी हुई थी। जिन भैंसों को आई ने फूल से नहीं छुआ, उनकी पीठ पर लाठियों के चातिये जम गए। इधर आई उनको जोर जोर से आवाज देते हुए दौड़ती वही कहने लगी, लगता है आप जाडेजा हैं, मैं रत्नो हूं। इस नाते में आपकी बहन हुई। ठाला भूला एक घर तो डाकण ही टालती है। ऐसे क्या पांगड़ी डाकण की भांति घर के ही खा रहे हो? आपको तोड़ने के लिए मेरी ही भैंसे मिली, कम से कम मुझे तो बख्शो। इस रोही में हम आपके भरोसे ही तो नेस किए बैठे हैं। बैर आपके और धांगध्रा के हैं, ऐसे मुझ गरीब की भैंसे क्यों ले जा रहे हो? वो पसीने से झब्बा जोड़ हो गई।
उसके बाल बिखर गए, होठों पर कठई आ गई, भेड़िया कंधों पर आ गया। एक लुगाई को भैंसों के पीछे भागते हुए देखकर वे मोटियार भी रुक गए। इतने में आई हाँफती हुई उनके पास पहुंची और कहने लगी, आप तो जाडेजा हैं, जाडेजा चारणों का धन नहीं ले जाते। लो, मैं मेरी ओढ़नी का पल्लू मान रही हूं, ये भैंसे इसमें डाल दो। कहते हुए उन्होंने अपनी ओढ़नी का पल्लू मानते हुए कहा, लो आप इसमें मेरी भैंसे डाल दो, मैं यही समझूंगी कि मुझे आप नहीं दी है। ये सुनकर उन जाडेजों ने कहा, हाँ तुम कह तो सही रही हो, हम तुम्हारी भैंसे नहीं ले जाएंगे, लेकिन इतनी भैंसों में से तुम्हारी भैंसे टालोगी तो समय लगेगा, इतने में पीछे से बाहर आ सकती है, हमारे किए कराए पर ढोड़ा फेर जाएगा। अतः तुम ऐसा करना, कल टीक कर आ जाना, आराम से तुम्हारी भैंसे टाल ला। ये सुनते ही आई ने कहा, इसमें टालने की क्या बात है, 100 कोस दूर भी मेरी आवाज पर मेरी भैंसे रिड़कती आएगी। ये तो हाथ के पास खड़ी है, वो देखो जो 4 खुंडियां कान मांडे ओगना रही है। जैसे ही मैंने इडियो इडियो किया कि वो इस हेड़ में से रिड़कती हुई बाहर आ जाएगी। ये सुनकर उन लोगों ने कहा, तो टाल ले तेरे खोले, कौन मना कर रहा है। इस पर आई ने जोर से आवाज दी, हे भूरी, हे चांदनी, हे टीकड़, हे मोड़ी, इडियो इडियो। सुनते ही चारों भैंसे ऊंचे ऊंचे किए हुए रिड़कती हुई आई की तरफ दौड़ती हो चली आई। उन जाडेजों की नजरें जैसे ही उन मतवाली वो रूपाली भैंसों पर पड़ी तो वापस हटी नहीं। बिलाइत बिलाइत लंबे थन, माथे पर धवल टीका, चमड़ा पूंछ और बटदी हुए सींग, साथ ही उनकी नजर रूप और लावण्य में अप्सरा को भी मात देने वाली चारणी की मुखाकृति वो शारीरिक सौष्ठव पर पड़ी। उनकी आंखें वहीं की वहीं ठहर गई। जितनी भैंसे सुंदर उतनी धड़ियाणी फूट रही। उनकी मति भ्रष्ट हो गई, उनका राजपूतपना जाता रहा, वे धूर्तता पर उतर आए। उन्होंने उस चारणी के वक्ष पर कुदृष्टि डालते हुए उन्हें भैंसों के बहाने से कहा, अरे बड़भागान, तेरा चारण बाहरी प्रदेश में है, तो तुम्हारे इन हांचलों को तानेगा कौन। देख रही हो भैंसों के हांचल, तानने के लिए ताकत चाहिए, अब तो हम ही तानेंगे हांचल। तू तो कोमलांगी है, ये सब तेरे से नहीं हो पाएगा, भैंसे इतनी आसानी से नहीं मिलेगी, इन हांचलों का दूध हम पिएंगे। उनकी कुत्सित व दिव्यर्थी बातों के भाव लगकर आई की क्रोधाग्नि बबक उठी, छाती में से अंगारे उठे और आंखों के दरवाजे से बरसने लगे। उन्होंने बिना देर किए अपनी कटार निकाली और जराड़ जराड़ दोनों स्तन काटकर उन दुष्टों की तरफ फेंकते हुए कहा, लो तान लो तुम्हारी बहन सदृश के इन हांचलों को, चाहे जितना पियो दूध, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, ले जाओ इन हांचलों को। आगे की कहानी मैं आपसे आगामी वीडियो में साझा करूंगा ताकि आपको सुनने में सुविधा रहे। अगर आपको मेरी कहानियां अच्छी लगती हो तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साझा करें, अपने मित्रों तक पहुंचाएं और हमारी सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण के आप साझेदार बने, ताकि हम हमारे उस उज्जवल चरित्र को हमारी भावी पीढ़ी तक सहजता के साथ संप्रेषित कर सकें।